नमस्कार दोस्तों। आज हम अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं रेडियोग्राफी टेस्टिंग का मेथड लेवल 2 एंड लेवल 3 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, आइसोटॉप्स एंड हाफ लाइफ। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 के बारे में पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया। चैप्टर 1 में एप्लीकेशन मतलब आरटी का एप्लीकेशन क्या है, आरटी क्यों यूज किया जाता है, दूसरा मटेरियल में आरटी किसी में यूज करना है किसी में नहीं करना है, यूटी में क्यों यूज करना है, पीटी क्यों यूज करना है, वो सब चीज ऑलरेडी हमने इसमें चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया। तो कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है, परमानेंट रिकॉर्ड चाहिए हमको। परमानेंट रिकॉर्ड तभी मिलेगा मेरे भाई, आरटी में ही मिलता है। यूटी में आजकल परमानेंट रिकॉर्ड नहीं मिलता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आया है, लेकिन फिर भी उसमें भी हम लोग इतना सक्सेसफुल नहीं गए जितना हम आरटी में सक्सेस गए हैं, जिसमें परमानेंट रिकॉर्ड हमको आरटी फिल्म मिलता है। ठीक है, और हम सालों साल तक उसको सेव करके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा ट्रेनिंग, हम लोगों को लेवल 1 लेवल 2 एंड लेवल 3 जो हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, वो ट्रेनिंग क्यों लेना है, कैसे लेना है, उसके बारे में, और ये सब चीज किसने बनाया, लेवल 1 किसने बनाया, लेवल 2 बनाना, लेवल 3 करना है, ये सब चीज क्या है वो भी हमने इसमें डिस्कस किया। और सर्टिफिकेट जब आपका ट्रेनिंग हो जाता है और किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनडीटी लेवल 1 है, ओनली वो ओनली एंड ओनली कैलिब्रेशन कर सकता है, कोई स्पेसिफिक मेथड को परफॉर्म कर सकता है, बाकी कुछ घंटा नहीं कर सकता है। वो लेवल 2 जो है वो परफॉर्म भी कर सकता है, लेवल 1 का पूरा ड्यूटी जो है वो कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, कैलिब्रेशन कर सकता है, रिपोर्ट भी बना सकता है, इवेल्युएशन भी कर सकता है एज पर कोड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, लेवल 2। लेकिन लेवल 3 जो है थ्रू आउट फेमिलियर होता है, वट एवर प्रैक्टिकल भी एक्सपीरियंस उसको होता है, और लेवल 3 जो है लेवल 2 को और लेवल 1 को ट्रेनिंग भी दे सकता है। ये सब चीज लेवल 3 कर सकता है। ठीक है, उसके बाद उसको ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन भी दे सकता है, सर्टिफिकेशन अप्रूव कर सकता है, मटेरियल में कौन सा एनडीटी मेथड यूज करना है, इसमें आरटी यूज करूं या यूटी यूज करूं या पीटी यूज करूं या एमटी यूज करूं, वो भी डिसीजन कौन लेगा, लेवल 3 लेगा। लेवल 2 उसमें डिसीजन नहीं ले सकता है, लेवल 1 भी डिसीजन नहीं ले सकता है। ठीक है, तो लेवल 3 है वो वन ऑफ द, ऐसा आप समझो कि इंचार्ज जैसा काम करता है, वो दोनों को हैंडल करता है, लेवल 1 को भी लेवल 2 को भी। ठीक है, उसके बाद आई विजन के बारे में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई जेटू ग्रुव हम लोग लिखेंगे तो क्या, भाई देखो कोड जो है एसएनटीटीसी 1A 2020 है, वो ऐसा बोलता है आपके आंखों का जो विजन है मिनिमम J2 होना चाहिए, J3 नहीं चलेगा, J4 नहीं चलेगा, J5 नहीं चलेगा, मिनिमम J2 होना चाहिए। J1 होगा तो वेल एंड गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम। और कोड जो है हमारा एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 9, उसमें क्लियर लिखा है कि आपको मिनिमम आई विजन जो है वो J1 चाहिए एज पर 2021 जो लेटेस्ट कोड है। इसके लिए तो हम लोग ऐसा ध्यान रखेंगे कि हमारा सर्टिफिकेट आता है उसमें सर्टिफिकेट के अंदर J1 लिखा होना चाहिए, तो हमारे लिए बेटर है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई J2 लिखा वो गलत है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन J1 रहेगा। आपका आंखें अच्छा है तो आपको J1 डालना चाहिए आपके नियर विजन एग्जामिनेशन में। ठीक है, ओके। इसके बाद में हमने ये पेनिट्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इमेज फॉर्मेशन का डिस्कस किया कि भाई पिन होल पोरोसिटी है, वहां पे तो डेंसिटी कम है तो वहां पे पेनिट्रेशन तो वैसे होगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन वहां पे कम होगा। एब्जॉर्प्शन कम होगा तो मटेरियल जो रेडियोग्राफ हमने किया, जैसे कि यहाँ पे एक सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है, इसमें अंदर से ऐसे बहुत सारे रेज आए, और यहाँ पे हमारा एक मटेरियल है, ये मटेरियल के नीचे हमने यहाँ पे फिल्म चिपकाया हुआ है, ये नीचे हमने ऐसा फिल्म लगाया है। तो अभी क्या होगा, ये रेज जितने भी ऊपर से नीचे आते हैं वो यहाँ पे समझो कोई वॉइड वगैरह कुछ होगा, या कोई खाली जगह होगा, या स्लेग होगा, या कुछ जगह वहां पे होगा, तो यहाँ पे हमारा फिल्म जो है वो ब्लैक दिखेगा। कैसा दिखेगा आपको? ब्लैक दिखेगा। मैं ब्लैक दिखाता भी हूं तभी आपको कंफ्यूजन ना हो, ऐसा ब्लैक दिखेगा। लेकिन यहीं पे अगर यही जगह पे टंगस्टन इंक्लूजन है, क्या है? टंगस्टन इंक्लूजन, टंगस्टन इंक्लूजन, टंगस्टन इंक्लूजन है, तो वो यहाँ पे एकदम सा व्हाइट दिखेगा, एकदम व्हाइट दिखेगा। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है? उसका डेंसिटी ज्यादा है, टंगस्टन का डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, यहां से आएगा, आने के बाद यहाँ पे जैसे ही जाएगा तो ये एरिया में डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा होने के चक्कर में वहां पे एब्जॉर्प्शन जो है एकदम ज्यादा होगा। एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो वहां पे धीरे धीरे फिर बाद में इसका एनर्जी कम हो जाएगा,
आएगा, आरटी फिल्म के ऊपर पड़ेगा, तो आरटी फिल्म के ऊपर जैसे ही पड़ता है वहां पे इफेक्ट कम करेगा, और समझो फिल्म जैसे ही एक्सपोज होता है, तो एक्सपोज होने के बाद जैसे ही हम फिल्म को धोते हैं तो वहां पे व्हाइट कलर आएगा। लेकिन ये समझो ये पोरोसिटी है, ये पोरोसिटी, तो इसका कलर कैसा रहेगा, ब्लैक रहेगा। फिल्म हमको दो ही तरह से मेजर करना है मेरे भाई, याद रखो, मेजर मतलब समझना है, ब्लैक एंड व्हाइट जो भी खेल चलने वाला है वो पूरा का पूरा फिल्म है उसके ऊपर चलने वाला है, और फिल्म का दो ही कलर होता है, या तो ब्लैक या तो व्हाइट। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि फिल्म मैंने रेड भी देखा है, भाई फिल्म नहीं है वो, आरटी फिल्म की हम बात कर रहे हैं। आरटी फिल्म जो है वो ओनली दो ही कलर में हमको डिफरेंशिएट करना है, ब्लैक एंड व्हाइट में। तो जो भी मटेरियल है उसका पेनिट्रेशन तो प्रॉपर होगा, कोई भी मटेरियल है पेनिट्रेशन तो होने देगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन जो होगा वो डेंसिटी के हिसाब से होगा। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, डेंसिटी कम है तो एब्जॉर्प्शन आपका कम होगा। डेंसिटी ज्यादा है तो आपका फिल्म जो है वो व्हाइट आएगा, डेंसिटी कम है तो फिल्म आपका ब्लैक आएगा। ठीक है, सिंपल ये फंडा आप समझो तो पूरा का पूरा आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा, कोई मसला नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन। इसके बाद ये सब चीज हो गया, इसके बाद हमको ये जो फिल्म है उसको धोना है। फिल्म को धोना है तो फिल्म कैसे धोएंगे, सबसे पहले है डेवलपर बाथ। सबसे पहले फिल्म को धोना है तो इसमें डेवलपर होता है, डेवलपर बाथ के अंदर धोना है उसको 5 to 8 मिनट के अंदर धोना है। 5 to 8 मिनट एजिटेट करना है, एजिटेट मतलब हिलाना, फिल्म को हिलाना पड़ेगा आपको प्रॉपरली। ओके, फिल्म हिलाने के बाद 5 से 8 मिनट आपने हिला लिया, इसके बाद दूसरा बात है स्टॉप बाथ। तो स्टॉप बाथ जो है वो डेवलपिंग करना अभी बंद करेगा। डेवलपिंग जो आपकी फिल्म के अंदर हुआ है, जो आपके फिल्म के अंदर लेटेंट इमेज जनरेट हुआ है, वो धीरे धीरे उसको डेवलप करके इसके अंदर डेवलपिंग बात जो है वो स्टॉप करेगा। मतलब अभी डेवलप होने के लिए चांस नहीं, पहले तो डेवलप इसमें ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, फिर कुछ बचा खुचा इसमें डेवलप होगा। इसके बाद ये है फिक्स्ड बात। फिक्स्ड बात है वो इमेज जो है उसको फिक्स करेगा, जैसा ही इमेज आता है, इमेज जैसा रेडियोग्राफिक फिल्म जहां पे वेल्ड जॉइंट हो या सक सिम हो या लॉन्ग सिम हो या कोई बेज मेटल का आपने आरटी लिया हो, व्हाटएवर जो भी लिया है, जैसा रेडियोग्राफर रेडिएशन पड़ता है, रेडिएशन वेव जैसे ही मेटल के अंदर पास होते हैं तो पास होते होते उसने जो देखा है वो फिल्म के अंदर गिराएगा। वही फिल्म हमको डेवलपर बाथ में डाल के धोना है, उसके बाद स्टॉप बाथ में धोना है, इसके बाद फिक्स बात में धोना है। चौथा बात है रनिंग वाटर। इसके बाद रनिंग वाटर आएगा, और रनिंग वाटर के अंदर, रनिंग वाटर मतलब पानी कंटिन्यूअस उसमें फ्लो होता रहेगा, दूसरा पानी आता रहेगा, पुराना पानी जाता रहेगा, ऐसा रनिंग वाटर। तो ऐसा हम हमारी लैंग्वेज में बोलूं तो यहाँ पे एक नल का रहेगा, ठीक है, नल में से पानी आता रहेगा अंदर, और यहां से किधर भी यहाँ पे सेटअप किया होगा वो नलके से पानी जाता रहेगा। तो ऐसा जो वाटर है उसमें फिर फिल्म को धोना है। उसके बाद लास्ट में आएगा ड्रायर। ड्रायर क्या बोलते हैं उसको, ड्रायर। ड्रायर अदरवाइज आप लोग को फिल्म सुखा देना है। फिल्म सूख गया उसके बाद आपका फिल्म जो है किस में जाएगा, रेडियोग्राफिक फिल्म जो व्यूअर है वो उसके अंदर हमको व्यू करना है वो फिल्म को, तब जाके हमको सब चीज क्लियर मिलेगा। तो इतना सारा प्रोसेस है, इतना सारा प्रोसेस में बोलने के लिए तो आपको 1-2 मिनट में बोल देता हूं, लेकिन घंटप्पा ये सब चीज है ना, लिखने में आधा घंटा लग जाता है। एक तो फिल्म लेना, फिल्म को चिपकाना, फिल्म को प्रॉपर तरीके से चिपका के उसमें IQI वगैरह से चिपकाना, उसके बाद कौन सा ज्वाइंट में कितना लेंथ रखना है वो सब डिसाइड करना। UG इज इक्वल टू FD अपॉन कैपिटल D, ऐसा करके एक उसके हिसाब से आप डिसीजन लेंगे कितना हमको लेंथ रखना है, सोर्स टू फिल्म, फिल्म टू सोर्स, ये सब चीज कांड कर दिया। उसके बाद में आप फिल्म लेना है, इसको धो के जाना है, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आरटी जो है वो बहुत अच्छा चीज क्यों है, उसका परमानेंट इमेज है। आज के बाद भी या 20 साल के बाद भी वो देखो तो वो जॉइंट में यही प्रॉब्लम था, आप तुरंत बोल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, कॉस्टली मेथड है। तो ये सब चीज हमने मेरे भाई ये 2 नंबर चैप्टर में समझ लिया। उसके बाद हमने और एक चैप्टर डिस्कस किया जिसका नाम था सेंसिटिविटी एंड स्कैटर। सेंसिटिविटी जो है वो 2 उसके सब रिलेशन है। सेंसिटिविटी को आप 2 सब्जेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो है कॉन्ट्रास्ट और दूसरा
दूसरा है डेफिनेशन। कॉन्ट्रास्ट मतलब दोनों कलर आरटी फिल्म के अंदर व्हाइट एंड ब्लैक वो दोनों टोटली हमको अलग अलग लगना चाहिए, तो उसको बोलते हैं गुड कॉन्ट्रास्ट। लेकिन डेफिनेशन ऐसा चीज है, बाउंड्री है, बाउंड्री वन ऑफ द बाउंड्री, हमको वहां से तुरंत दूसरा बाउंड्री स्टार्ट हुआ वो पता होना चाहिए। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया, एक आपका घर का खेत है, उसके बगल में दूसरा खेत है, तो उसके बीच में समझो कोई बाउंड्री जैसा नहीं है, मतलब झाड़ी है, जाखड़ा है, ये सब चीज है बहुत सारा, तो मतलब आपका दो खेत का बीच में डिस्टेंस करीबन 1-1, 2-2 मीटर का हो जाएगा। तो हम लोगों को कंफ्यूज होगा कि कहां पे कौन सा खेत का बाउंड्री स्टार्ट हुआ, तब हमको बहुत कंफ्यूज होगा। तो उसको बोलते हैं पुअर डेफिनेशन। ये चीज में जो समझाया उसको बोलते हैं पुअर डेफिनेशन। अगर वही चीज, वही दो खेत हो गए, लेकिन उसके बीच में एकदम सेंटर टू सेंटर में एक दीवार होगा, या तो फिर दोनों के बीच में तार फेंसिंग किया गया होगा, और एकदम पता चलेगा यस यहां से इसी का खेत है, यहां से उसी का खेत, मतलब एक बाउंड्री प्रॉपर क्लियर समझ में आएगा, तो उसको बोलते हैं डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन, गुड डेफिनेशन। ठीक है, तो ये सब चीज सेंसिटिविटी उसके ऊपर डिपेंड है। और स्कैटर, स्कैटर तो मेरे भाई 3 टाइप के स्कैटर है। एक तो इंटरनल स्कैटर, मटेरियल के अंदर स्कैटरिंग होगा, उसको बोलते हैं इंटरनल स्कैटर। मटेरियल के बाहर कोई वॉल है उसको टकरा के फिर आरटी फिल्म के अंदर आएगा, तो उसको बोलते हैं, एक मिनट मैं वो चैप्टर ही निकालता हूं ताकि मैं फिगर के साथ आपको समझा सकूं, आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो यहां पे है ना इंटरनल स्कैटर, ठीक है। इंटरनल स्कैटर मतलब मटेरियल के अंदर ही रेडिएशन जो है, रेडियो वेव जो आ रहे हैं उसके अंदर ही थोड़ा डायरेक्शन चेंज करेंगे, और उसी की वजह से फिल्म जो है उसमें कॉन्ट्रास्ट और डेफिनेशन प्रॉपर नहीं मिला। अभी आप ऐसा नहीं बोलने का कॉन्ट्रास्ट समझ में नहीं आया, कॉन्ट्रास्ट मतलब दो कलर का डिफरेंशिएट, डेफिनेशन मतलब बाउंड्री। अभी खेत का मैं बाउंड्री समझाया ना, उसको बोलते हैं बाउंड्री। तो कॉन्ट्रास्ट एंड डेफिनेशन पुअर मिलेगा, ये सब चीज की वजह से। किसकी वजह से? इंटरनल स्कैटर की वजह से। इंटरनल स्कैटर देखो यहां पे आया है ये रेज, फिर यहां पे ऐसा टकरा गई। एक्चुअली ये सीधा का सीधा जाना चाहिए था, एक्चुअली ये सीधा का सीधा जाना चाहिए था, लेकिन मेरे भाई फिर भी ये ऐसा है टकरा के आ गया, यहां पे ऐसा टकरा के सीधा। उसका मतलब ये हुआ एक्सरे जो है, रे जो है मटेरियल के अंदर जाके उसका डायरेक्शन चेंज कर देगा, उसको बोलते हैं मटेरियल के अंदर स्कैटर हुआ, उसको बोलते हैं इंटरनल स्कैटर। दूसरा मेरे भाई है साइड स्कैटर। साइड स्कैटर में मतलब ये यहां पे सोर्स रखा है, ऐसे तो बहुत सारे रेज ऐसे ऐसे आएंगे, लेकिन ये जो रेज है ऐसा टकरा के फिर फिल्म के अंदर जाता है, वो काम का चीज नहीं है, वो दूसरा कोई मटेरियल के ऊपर जाके या कोई वॉलपेपर के ऊपर चिपक के फिर जा रहा है, तो वो भी हमारा काम का चीज नहीं है, तो वो भी एक स्कैटर गिना जाएगा। ये वॉल है उसके साथ ऐसा करके टकराया, टकराने के बाद ऐसा मेटल के ऊपर गया, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये भी हमको हमारा फिल्म जो है उसका कॉन्ट्रास्ट एंड डेफिनेशन कचरा करेगा, बिगाड़ेगा। ठीक है, कल हमने एग्जांपल दिया ना फॉग का, तो फॉग जैसा बन जाएगा हम लोगों को। जब मैं आपको बोलता हूं दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो बहुत सारा दिन प्रतिदिन फॉग बनता रहता है, तो फॉग है उसमें मजा आता है रहने का, श्वास लेने का भी मजा नहीं आता है, उसमें आंख में कुछ दिखता भी नहीं है प्रॉपर। तो सिंपल बात है, ऐसा आंख जो फिल्म है वो ऐसा दिखने वाला नहीं, कचरा वाला, मतलब मजा नहीं आएगा फिल्म में, क्लियर डिफरेंशिएट हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो उसी की वजह से ये स्कैटर काम का नहीं है, साइड स्कैटर भी। तीसरा है बैक स्कैटर। यहाँ पे बैक स्कैटर भी दिखाया, ये यहाँ पे आया फिल्म को भी क्रॉस करके फिर साला रिटर्न गया, तो रिटर्न गया इसका मतलब वो भी हमको नहीं चाहिए। एक बार फिल्म से निकल गया तो खलास, वही फिल्म सीधा हमको दो डालना है, उसको दो डाल देख लेना है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो क्या होता है, ये यहाँ पे आया फिर यहाँ से रिटर्न गया, तो ये एक बार तो फिल्म के ऊपर पड़ा ही, उसके बाद यहाँ से टकरा के दूसरी बार फिल्म के ऊपर पड़ा, मतलब फिल्म के अंदर दो इमेज जनरेट करेगा। एक तो मेटल के अंदर से यहाँ पे पास हुआ वो एक इमेज, और दूसरा है यहाँ पे वॉल का जहां पे टकरा के वो रिटर्न गया वो इमेज। तो उसी की वजह से भी एक फॉग जैसा महसूस होगा हमको आरटी फिल्म के अंदर, और हमको देखने में मजा नहीं आएगा, और सेंसिटिविटी उसका पुअर रहेगा। तो ये सब चीज हमने ऑलरेडी कल के सेशन में भी ये सब चीज डिस्कस किया। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई, आप समझ लो ये चैप्टर को। ये क्या हो गया, ये चैप्टर का जो नाम है वो ऑलरेडी हम लोग आज देखने वाले हैं, हमारा अभी सेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप इतना याद रखो, जो भी चैप्टर हम लोग यहाँ पे करवाते हैं प्लीज
आपको अगर साथ साथ में करना है तो आप कर सकते हैं, और आप डेफिनेटली अगर साथ में करेंगे आपको कोई कंफ्यूजन जनरेट नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको आरटी फिल्म का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया तक लेके जाने वाला हूं। आरटी फिल्म में एक्सरे कैसे जनरेट होता है, वहां से लेके आरटी फिल्म कैसे देखना है, और कैसे ही हमको रीशूट देना है, रीटेक देना है, एक्सेप्ट करना है, वो सब चीज के बारे में मैं लेके जाने वाला हूं। लेकिन चैप्टर बाय चैप्टर, एक एक पार्ट बाय पार्ट मूवमेंट होगा, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, आइसोटॉप्स एंड हाफ लाइफ, इसका चैप्टर है। नमस्कार दोस्तों, और आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा नाम है विशाल धामेलिया, वेल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस में आपका स्वागत है। और सूरत लोकेशन में हम लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी ट्रेनिंग लेना है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, रहने का भी हम लोग देंगे, आपको खाली फूड का ही पैसा देना है, वो भी पैसा हमको नहीं देना है, जहां से आप फूड खा रहे हैं वही फूड का ओनली पैसा, बाकी सब चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। हम स्किल इंडिया के तौर पे काम करते हैं। ओके, जिसको भी आपका एनडीटी लेवल 2 चाहिए वो दीपेश पटेल को कांटेक्ट करिए, जिसको भी रिन्यूअल भी करना है तो उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई टेक्निकल क्वेरी के लिए मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ, देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड आइसोटॉप हाफ लाइफ, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑल एटम्स आर कंपेयर्ड ऑफ द 3 बेसिक पार्टिकल्स, फिजिक्स 12 साइंस फिजिक्स, याद आया? इसमें ये सब चीज आता था कि भाई कोई भी एटम है वो 3 बेसिक पार्टिकल से बना हुआ होता है। पहला है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, तीसरा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा एक न्यूक्लियस में दिखा रहा हूं यहां पे। सबसे बीच में ये जो है ना न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे 2 टाइप के रहते हैं, और बाहर मेरे भाई घूमता रहता है ये इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा जनरली होता है, ठीक है। अभी प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, एंड रिलेटिवली हैवी, बहुत भारी है, भारी भरकम है भाई। ये जो है मतलब इतना भी भारी नहीं कि आप उठा ना सको, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहने का मतलब हम लोग अभी सूक्ष्म दृष्टि से देखना है, माइक्रो से माइक्रो चीज हम चाह रहे हैं। हमको ये समझना है कि कोई भी एटम है उसका स्ट्रक्चर समझना। हमको एक प्लेट का स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर बहुत बड़े छोटे छोटे एटम्स होंगे, वो एटम्स के अंदर क्या है वो चीज हमको समझना है। वो चीज समझेंगे तो ही हम कह पाएंगे कि कैसे रेडिएशन जनरेट होता है, कैसे ये मर्क्यूरी मैडम जो थे हमारे पोलैंड की, मर्क्यूरी नॉट मर्क्यूरी सॉरी क्यूरी, मैडम क्यूरी जो थी वो पोलैंड की थी, ठीक है। उसने पोलैंड की वो जैसे लेता है ना नेशनलिटी ले लिया था, तो पोलैंड की जो ये उसने थी, उसने कैसे ये शोध किया और कैसे आगे बढ़ा, फिर उसने हमको कैसे हमने उसको इंप्लीमेंट करके आरटी फिल्म लेके फिर हम लोग देखना लगे, वो सब चीज के बारे में कैसे उसने इन्वेस्टिगेशन किया उसके बारे में, ठीक है। ओके, प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज एंड रिलेटिवली हैवी, बहुत भारी है। न्यूट्रॉन अबाउट द सेम साइज, साइज दोनों का सेम है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, लेकिन न्यूट्रॉन जो है उसका कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, वेट, एंड प्रोटॉन बट हैज अ नो इलेक्ट्रिक चार्ज। न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रोटॉन है उसका पॉजिटिव चार्ज है। तीसरा है इलेक्ट्रॉन, वेरी लाइट पार्टिकल, एकदम हल्का है, एंड प्रोटॉन से भी एकदम हल्का है, ठीक है। प्रोटॉन का भी इतना पार्ट में होगा उसका वेट, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इट हैज अ नेगेटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज, यहां पे देखो मैंने नेगेटिव चार्ज दिखा है, यहां प्रोटॉन का मैंने पॉजिटिव चार्ज बनाया है। सिंपल में आपको एक मेरे पास है तो दिखाता हूं, देखो ऐसा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एक कोबाल्ट 60 का मैंने यहाँ पे दिखाया गया है, बीच में कोबाल्ट है, मतलब बीच में प्रोटॉन होंगे बहुत सारे, यहाँ पे बीच में इसी के अंदर न्यूट्रॉन होंगे। ये जो बाहर ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का है ना वो सब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज होते हैं, याद रखो। सभी में चीज लिख नहीं सकता हूं, खाली इतना ही दिखा दिया है, कहने का मेरा मतलब मैं समझा रहा हूं, और कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, अभी ये सब चीज समझ लिया कि 3 भाई साहब से हमारा एटम बना है। 3 भाई साहब में कौन है? पहला प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो दोनों न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, इलेक्ट्रॉन है वो बाहर घूमता रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जेड, एटॉमिक नंबर उसको बोलते हैं। जेड को हम अभी टेम्पररी जेड ऐसा समझो। एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन
ओनली इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो चीज है उसको हम ओनली क्या लिखा है, ओनली इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो रहेगा उसी को, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ही रहता है, ठीक है, न्यूट्रॉन भी रहता है, लेकिन जितना प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ना, वो क्या होता है, प्लस और माइनस होता रहता है, ठीक है। उसी की वजह से ये जो जेड है वो प्रोटॉन का कितना संख्या में, कितने नंबर में प्रोटॉन है उसको बोलते हैं जेड, तो उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो हम लोग जनरली एटॉमिक नंबर से ही सब चीज को पहचानते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब चीज है ना, आगे ये सब चीज आएगा, ये सब जो है पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट। तो हाइड्रोजन है हमारा बहुत सारा भागता रहता है, हाइड्रोजन क्रैक वगैरह ज्यादा देता है, इलेक्ट्रोड में हमारा पसीना छूटा देता है, और हीलियम है वो हम जनरली इनर्ट गैस के हिसाब से यूज करते हैं, और आर्गन है उसका भी हम यूज करते हैं इनर्ट गैस के हिसाब से। ये सब चीज, हीलियम किसी के साथ कोलैबोरेशन क्यों नहीं करता है, आर्गन किसी के साथ कोलैबोरेशन क्यों नहीं करता है, वो आगे मैं थोड़ा समझाता हूं, लेकिन पहले बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। सबका अपना अपना एक एटॉमिक नंबर है, और वो जो नंबर एटॉमिक नंबर है वो न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन है उसके हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है। दिस डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ एलिमेंट। देखो ये जेड जो है एटॉमिक नंबर है, वही डिसाइड करता है कौन सा भाई साहब का नाम क्या है, ठीक है। कोबाल्ट है तो उसका नंबरिंग सिस्टम क्या है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन का 1 नंबर है, इसके लिए उसको हाइड्रोजन बोला जाता है। हीलियम है वो उसका 2 नंबर है, 2 प्रोटॉन उसके सेंटर में रहता है, इसके लिए उसको 2 बोला जाता है, ठीक है। लिथियम है वो एकदम उसकी न्यूक्लियस है उसमें 3 प्रोटॉन रहेगा, और बेरिलियम है उसमें 4 प्रोटॉन रहेगा न्यूक्लियस के अंदर, बोरॉन में 5, कार्बन में 6, 7, 8, 9 ऐसा करके रहता है, और उसी के हिसाब से सबका नामकरण होता है। तो देखो ये सब चीज समझने के लिए हम लोगों को साइंस में, फिजिक्स में जाना पड़ेगा, और ये अभी टेम्पररी आप एक्सेप्ट कर लो कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्ट करेंगे, साइंस यहां तक पहुंच गया है और हम लोग पकड़े हैं हाथ लेके, ठीक है। ऐसा नहीं, हमको ये सब चीज समझना पड़ेगा। एटॉमिक्स नंबर जो है प्रोटॉन के हिसाब से होता है, ओके। मास नंबर, मास नंबर क्या है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वो दोनों का मिक्सअप है, दोनों का समेशन है। समझो एक सेंटर है, इसमें 10 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो 10 प्लस 12, 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 22। तो ये जो 22 हुआ वो क्या हुआ, उसका मास नंबर हुआ, और ये 10 जो है प्रोटॉन था और ये न्यूट्रॉन 12 था, तो ये 10 जो है उसका जेड नंबर हुआ। समझे बात, ऐसा है। समझो एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के एकदम सेंटर में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है। तो इसी की मैं बात करता हूं, प्रोटॉन समझो 8 है और न्यूट्रॉन समझो 12 है, तो अगर मैं जेड को बोलूं तो एटॉमिक नंबर मतलब पी, प्रोटॉन का जो नंबर है उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, तो 8 नंबर पी है, तो उसको एटॉमिक नंबर 8 है उसका, और उसका मास नंबर जो बात करें तो मास नंबर होगा 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20। तो मास नंबर कितना हुआ, 20। मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब यह है मेरे भाई, नया कोई रॉकेट नहीं है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन रहेंगे, जितना न्यूट्रॉन रहेगा, दोनों का समेशन है। दिस आइडेंटिफाई द डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि हाइड्रोजन है, उसका 2 हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों का मास नंबर अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। देखो न्यूट्रॉन का प्रॉब्लम क्या है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर टिकता भी है, नहीं भी टिकता है, कभी कभी ज्यादा भी बन जाता है, कभी कभी कम भी बन जाता है, लेकिन प्रोटॉन है वो फिक्स रहता है। याद रखो, प्रोटॉन है, समझो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का यहां पे एक ही रहेगा। हाइड्रोजन है, उसको मैं यहां पे ऐसा ड्रॉ करूं तो एकदम सेंटर में एक ही प्रोटॉन रहेगा। शायद यहां पे 2 न्यूट्रॉन रह सकता है, 3 न्यूट्रॉन हो सकता है, 5 न्यूट्रॉन हो सकता है, लेकिन हमारा क्या है, प्रोटॉन जो है वो एक ही रहने वाला है। उसी की वजह से उसको पहला नंबर दिया गया है, ओके। ये बात है एटॉमिक नंबर की, ये एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। अभी मास नंबर जो है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का होता है, दोनों का समेशन होता है। आगे बढ़ते हैं अभी, खाली भले ये तो आप समझ ही लिए होंगे, ज्यादा मुझे इसमें डेप्थ में पढ़ना नहीं है। बाकी फिजिक्स के अंदर आधा फिजिक्स जो है ये दोनों भाई साहब को समझाने में लग जाता है। आधा फिजिक्स, 12 साइंस का आधा फिजिक्स इसी के ऊपर है, ऐसा समझो आप, ठीक है। तो ये सब समझने के लिए हमको 1 साल लग जाता है, लेकिन यहाँ पे 10 मिनट में मैं आपको यही बोल सकता हूं कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल,
ओके, ये सब चीज समझ लिया। एलिमेंट विद द कॉमन जेड नंबर, क्या है, जेड नंबर कॉमन रहेगा, एंड डिफरेंट ए नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट। देखो ये तो सबको पता है कि मैं अभी समझाया कि एलिमेंट विथ कॉमन जेड नंबर, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम मिल सकता है आपको। सिंपल मैं आपको एक ऑक्सीजन का ही एग्जांपल देता हूं या कोबाल्ट का एग्जांपल देता हूं, चलो नहीं ऑक्सीजन का ही देते हैं। कहां गया ऑक्सीजन, ये 8 का, ठीक है, ऑक्सीजन का 8 प्रोटॉन है, क्योंकि 8 इसी की वजह से यहां पे मैं ऑक्सीजन ड्रॉ करता हूं। इसके बीच में 8 प्रोटॉन है, ठीक है, और 10 न्यूट्रॉन है, ठीक है। एक दूसरा ऑक्सीजन है, उसके बीच में 8 तो प्रोटॉन होगा ही, लेकिन 12 न्यूट्रॉन है। ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ठीक है। अभी देखो इसमें जेड नंबर दोनों का कॉमन है, इसका भी 8 प्रोटॉन है, इसका भी 8 प्रोटॉन है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है। तो यहां पे क्या लिखा है, एलिमेंट विथ कॉमन जेड नंबर, कॉमन हो गया दोनों का 8, बट एंड डिफरेंट ए नंबर आर कोल्ड, मतलब इसका ए नंबर डिफरेंट है। देखो 12, इसकी मैं बात करूं तो इसका ए नंबर इज इक्वल टू 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20, और इसका ए इज इक्वल टू 8 प्लस 10 न्यूट्रॉन मतलब 18। अभी देखो दोनों का ए नंबर अलग अलग हुआ, तो ये दोनों को आइसोट्रॉप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइसोट्रॉप्स। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे भाई जेड नंबर तो सेम ही रहने वाला, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ए नंबर जो है उसका अलग अलग बन जाता है। एक में ए नंबर 20 है, एक में ए नंबर 18 है, दोनों है तो भाई, दोनों ब्रदर है, समझो दोनों ब्रदर है, कोई फर्क नहीं है, दोनों एकदम ब्रदर है। लेकिन फर्क इतना है कि एक के पास 20,000 रुपया है, एक के पास 18,000 रुपया है, या तो एक के पास ज्यादा पैसा है, एक के पास कम पैसा है, बस फर्क कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो दोनों को हम लोग हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं ब्रदर, एक ही मदर के दो ब्रदर, सॉरी एक ही मदर के दो सन, ठीक है। तो वो हो गया ऑक्सीजन, ऐसा समझो ऑक्सीजन। लेकिन दोनों के पास अलग अलग पैसा, एकदम एक एक जो ब्रदर है, एक भाई है उसके पास ज्यादा पैसा है, एक भाई के पास कम पैसा है, तो उसी की वजह से वो दोनों को हम लोग, भले ही उसके पास पैसा अलग अलग है लेकिन है दोनों ब्रदर, तो इसकी लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं आइसोट्रॉप्स। ब्रदर नहीं बोलना है उसको, आइसोट्रॉप्स बोलना है, ठीक है। सिंपल बात भाई, समझ में आया कि उठा ऊपर से गया, समझ में आया तो यार चैट बॉक्स में हिला करो थोड़ा, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन होगा कि आप लोग समझ रहे हैं या मैं ही खाली ऊपर बड़बड़ कर रहा हूं। समझे आप, देखो सिंपल बात है, इतना समझो आप कि कोई भी एलिमेंट के अंदर जेड नंबर सेम होगा, एक ही मदर होगा, तो दोनों भाई जो है अलग अलग पैसा होगा, लेकिन दोनों को भाई ही बोलते हैं। तो वो हम लोग हमारी लैंग्वेज में ब्रदर बोलते हैं, लेकिन इन लोग क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। दोनों भाई है लेकिन उसको बोलते हैं आइसोटॉप, हम ब्रदर बोलते हैं, वो लोग आइसोटॉप्स बोलते हैं, ठीक है। सिंपल बात, नया कोई रॉकेट नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज में लगा मारी इसके लिए कर रहा हूं कि मुझे आपको एक्सरे के पास लेके जाना है, एक्सरे कैसे जाना है वहां पे लेके जाने वाला हूं इसके लिए। ओके, अभी आते हैं हम लोग आर्टिफिशियल आइसोट्रॉप्स। अभी देखो आइसोट्रॉप्स में भी बहुत सारे टाइप हैं। एक भाई जो है वो स्टेबल हो गया है, उसके पास घर है, बीबी है, गाड़ी है, बंगला है, सब चीज है, ठीक है। लेकिन एक भाई जो है उसके पास ना तो घर है, एक खाली बीबी है, बाकी घर भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एक भाई के पास बीबी भी ना हो और कुछ भी ना हो, ऐसे घूमता रहता हो, ठीक है। तो जो जिसके पास गाड़ी, बंगला, बीबी सब चीज है, उसको बोलते हैं स्टेबल ब्रदर, स्टेबल आइसोटॉप्स। जिसके पास वो बहुत पुअर आदमी है लेकिन वो पैसे की खोज में रहता है, दिन दहाड़े मेहनत करता है और किधर ना किधर वो पैसा कमाने का ट्राई करता है और कमाता ही है, उसको बोलते हैं अनस्टेबल। वो अभी स्टेबल नहीं हुआ भाई, उसका अभी ना तो बीबी है, ना बच्चा है, ना घर है, वो अनस्टेबल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, अनस्टेबल। और जिसके पास गाड़ी, बंगला सब चीज है, उसको बोलते हैं स्टेबल आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स मतलब हमारी लैंग्वेज में ब्रदर बोलते हैं, लेकिन इसकी लैंग्वेज में आइसोटॉप्स, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आर्टिफिशियल आइसोटॉप्स। आर्टिफिशियल आइसोटॉप्स आर क्रिएटेड बाय बॉम्बार्डिंग एंड एलिमेंट विथ एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन। अभी क्या करना है, आर्टिफिशियल आइसोटॉप्स में क्या करना है, हमको बाहर से कोई भी एक ब्रदर है उसको बाहर से हमको पैसा देना है, समझो।
अब अगर जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, आजकल मार्केट में यही सॉल्यूशन चल रहा है, सॉल्यूशन तो नहीं बोलेंगे, यही मार्केट में चल रहा है, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है कि उसको फिर पैसा आता ही रहता है। तो लक्ष्य क्या बोलते हैं, पैसा पैसे को कमा के देता है, ऐसा है ना। तो यही बात है आर्टिफिशियल आइसोटॉप्स में। वो क्या करता है, एक न्यूट्रॉन को बाहर से पकड़ता है, सेम हो या दूसरा किधर का भी हो, वो न्यूट्रॉन को वो एलिमेंट जो है उसमें मारना है, बॉम्बार्डिंग करना है, मतलब फेंकना है, मारना है उसको, ठीक है। जैसे ही वो बॉम्बार्डिंग करेंगे, दिस इज डन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। ये सब चीज हमको, ये जो न्यूट्रॉन हम मारते हैं ना, वो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर मारना है। ये देखो मेरा ब्रदर एक आइसोटॉप ड्रॉ किया, ठीक है। इसमें प्रोटॉन, इसमें न्यूट्रॉन, बाहर तो इलेक्ट्रॉन माइनस घूम ही रहा है, बाहर बहुत सारी ऐसी कक्षाएं होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और एक ऐसी कक्षा है इलेक्ट्रॉन, ऐसा घूमता रहता है, ऐसा समझो। अभी आर्टिफिशियल आइसोटॉप्स की बात करते हैं। आर क्रिएटेड बॉम्बार्डिंग द एलिमेंट विथ एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन। अभी यहां पे हम लोगों को बॉम्बार्डिंग करना है, इसके अंदर एकदम सेंटर में, किससे, न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन से हमको उसको मारना है, न्यूट्रॉन से अगर मारेंगे, दिस इज डन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर वेयर द एटॉमिक फ्यूजन प्रोसेस गिव्स द लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूट्रॉन। अभी क्या होगा, न्यूट्रॉन का तो पहले तो कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अभी क्या होगा, एक न्यूट्रॉन इसमें मारेंगे ना, तो क्या होगा, एक न्यूट्रॉन गया। अभी मैं आपको साइकिल समझाता हूं, ये दूसरा कुछ यही इसी में, ये न्यूट्रॉन उसने मारा ना, तो वो 2 न्यूट्रॉन जनरेट करेगा, क्योंकि उसका कोई चार्ज नहीं है। ये मारेंगे ना, तो इसमें और 2 न्यूट्रॉन जनरेट करेगा, यहां पे और 2 न्यूट्रॉन जनरेट होगा, ठीक है। और हम मारेंगे तो इसका और 2 न्यूट्रॉन जनरेट होगा, ठीक है, यहां पे और 2 न्यूट्रॉन। ऐसा ये साइकिल खत्म ही नहीं होने वाला है मेरे भाई, ऐसा चलता ही रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक पूरा का पूरा खत्म ना हो जाए, तब तक ये भाई साहब ये तो चलता ही रहने वाला है। अंबानी जो है वो अभी नीचे नहीं आ सकता, वो पैसा बनाता ही जाएगा, बनाता ही जाएगा, बनाता ही जाएगा। ऐसा लैंग्वेज में आप समझो। फिर से मैं समझाता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। अभी देखो, कुछ नहीं करना है, यहां पे मेरा ए बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, बाहर में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसके अंदर हमको बॉम्बार्डिंग करना है न्यूट्रॉन से। जैसे ही हम बॉम्बार्डिंग करते हैं, तो ये जो न्यूट्रॉन है ये एक दूसरे के लगेगा, तो और 2 न्यूट्रॉन पैदा होगा, भले ही उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं है, तो वहां पे और 2 न्यूट्रॉन पैदा होगा। फिर वो 2 न्यूट्रॉन क्या करेगा, उसी की एनर्जी से उसमें और 2 न्यूट्रॉन पैदा करेंगे। ऐसा पैदा होते ही रहेंगे, और ऐसा कब तक चलेगा, जब तक वो पूरा का पूरा खत्म ना हो जाए, तब तक। अभी यहां पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। एटॉमिक फ्यूजन प्रोसेस एंड नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा। आफ्टर द बीइंग एक्सपोज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, द बेसिक एलिमेंट एब्जॉर्ब सम ऑफ द फ्री न्यूट्रॉन। कुछ 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 आइसोट्रॉप्स, कुछ भाई साहब ऐसे होंगे, उसको पैसा देंगे फिर वो रिटर्न नहीं देगा। वो अभी क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, उससे उससे कोई मतलब नहीं है, तो अभी कुछ लोग जो है वो स्टेबल हो जाएंगे, और वो जो स्टेबल हो गए उसको बोलते हैं स्टेबल आइसोटॉप। और कुछ लोग है ऐसा जनरेट करते ही रहेंगे, जनरेट करते ही रहेंगे, जनरेट करते ही रहेंगे, तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल आइसोटॉप्स। फिर से, दिस इंक्रीज द एलिमेंट ए नंबर। ओके, अभी देखो इसमें क्या हुआ, न्यूट्रॉन आपने मारा, न्यूट्रॉन मारा तो ए नंबर आपको कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्रोटॉन का नंबरिंग सिस्टम है, प्रोटॉन जितना है वो, प्रोटॉन में तो अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन सॉरी, ये जो जेड नंबर है, जेड नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जेड नंबर जो है वो, जेड नंबर है वो प्रोटॉन का नंबरिंग सिस्टम है, ठीक है, तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ए नंबर तो चेंज होगा ना भाई, क्योंकि वो तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। अभी एक न्यूट्रॉन से मारा तो और 2 बन गए, तो यहां पे संख्या बढ़ जाएगी ना, और दो जो है वो 2 और पैदा करेंगे, तो ए नंबर बदलता जाएगा, क्योंकि ए नंबर चेंज होता जाएगा ना। प्रोटॉन में चेंज नहीं होगा, लेकिन ए नंबर तो चेंज होने वाला है, और होगा ही। ओके, दिस इंक्रीज द एलिमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ मास, मतलब वेट भी बढ़ेगा, याद रखो, वेट भी बढ़ेगा। ये जो है उसी को तो मास नंबर बोलते हैं, और ए मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन तो बढ़ता ही जाएगा। ओके, ये जादू जैसा है, ठीक है, ऐसा समझो आप अभी टेम्पररी। व्हेन this excess neutron do not upset the balance of the nucleus, and this is new isotope is said to be stable
देखो सिंपल बात, अभी क्या होगा, न्यूट्रॉन हमने मारा, मारने के बाद वो हिला नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो ऐसे ही खड़ा रहा। जैसे आर्गन है, आर्गन उसके अंदर हम लोग घुसाएंगे कुछ भी तो आर्गन किसी के साथ रिएक्शन नहीं करने वाला। वही चीज अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन डेफिनेटली रिएक्शन करेगा लोगों के साथ। क्यों? आर्गन जो है मेरे भाई वो स्टेबल है, उसकी जो कक्षाएं है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में आर्गन कितना 18 है ना, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब उसका पूरा का पूरा कक्षा जो है वो फिक्स है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अभी स्टेबल आदमी हो गया, उसके पास बीबी है, बंगला है, घर है, पैसा है, सब चीज है। ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये सब स्टेबल लाइन है। ये लाइन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप उसको कितना भी पैसा दे दो, क्योंकि वो पहले से ही पैसे वाले लोग हैं। हीलियम, न्यून, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन एंड रैंडॉन और ऑर्गेनेसॉन, बहुत टफ टफ नाम है, लेकिन आप याद रखो ये जो पीछे वाले हैं उसी की वजह से वो किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं कर रहा है। उसी की वजह से हम आर्गन को किसमें यूज करते हैं, हीलियम को किसमें यूज करते हैं भाई, किसमें यूज करते हैं, वेल्डिंग मारने में किसमें किसमें यूज करते हैं, आर्गन को किसमें यूज किया जाता है, चैट बॉक्स में कोई डालेगा, इनर्ट गैस में यूज किया जाएगा। टंगस्टिक वेल्डिंग मारते हैं तो उसमें इनर्ट गैस में इसी के लिए यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे भाई किसी के साथ रिएक्शन नहीं करने वाला है। अगर वहां पे हम लोग CO2 को डाले देंगे तो CO2 जो है, CO2 अदरवाइज खाली ऑक्सीजन है, उसका फ्लो करवाएंगे तो बॉटल से, आर्गन जब मारने के टाइम पे CO2 का फ्लो करवाएंगे, या तो खाली ऑक्सीजन उसके अंदर घुसाएंगे या तो नाइट्रोजन अंदर घुसाएंगे, तो ये नाइट्रोजन है ना 7 नंबर, वो घुसाएंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन है, वो मैं आपको बताता हूं क्या है। एक तो एकदम बीच में नाइट्रोजन है तो इसमें P नंबर 7 होगा, ठीक है। ये उसकी पहली कक्षा, पहली कक्षा में ये पहली कक्षा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए तो बचे 5, 5 6 7 हो गया, वही 5 है। उसको स्थायी होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से चाहिए। वो अभी पैसा वाला नहीं है, उसके पास बीबी शायद नहीं है, या तो उसके पास शायद घर नहीं है, वो स्टेबल नहीं है अभी, इसके लिए किसी के साथ वो 3 इलेक्ट्रॉन का मारामारी करेगा। अगर हमने टिग वेल्डिंग मारने के टाइम पे बीच अंदर में इनर्ट गैस की साइड में, इनर्ट गैस जहां डाल रहे हैं वहां पे हमने नाइट्रोजन को घुसाया तो क्या होगा, गर्मी है, वो इतना गर्मी पैदा होगा, वेल्डिंग मारने के टाइम पे तो हीट पैदा होता है, और मेटल है उसके अंदर से किसी ना किसी को, क्योंकि मेटल में अंदर बहुत सारे होता है, कार्बन होता है, मोलिब्डियम होता है, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, क्रोमियम होता है, और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, मैंगनीज होता है, वो सब चीज होता है, किसी न किसी तो उसको इलेक्ट्रॉन 3 दे ही देगा, और वहां पे कोलैबोरेशन करके वहां पे भाई भाई सब बैठ जाएगा। फिर वहां पे क्या होगा, क्रैक आना स्टार्ट होगा, बहुत सारा चीज लोचा लापसी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी के लिए हम लोग इसको भी नहीं यूज करते, इसको भी नहीं यूज करते, CO2 दोनों मिक्सर को भी नहीं यूज करते। इसी की वजह से हम हीलियम यूज करते हैं, आर्गन यूज करते हैं इनर्ट गैस में। क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं करने वाला, किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ठीक है, वो स्टेबल है, पहले से ही स्टेबल है। अभी बात करते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल आइसोटॉप्स की। आर्टिफिशियल आइसोटॉप्स में हम लोगों को क्या करना है, न्यूट्रॉन का मारा करना है। जैसे ही न्यूट्रॉन का मारा करेंगे तो उसमें कुछ कुछ जो है वो स्टेबल होंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन व्हेन द एक्सेस न्यूट्रॉन इज अपसेट, द बैलेंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ आइसोटॉप्स इज अनस्टेबल एंड विल डिसइंटीग्रेट ऑफ द डीके इनटू द मोर स्टेबल फॉर्म। अभी क्या होगा, अभी न्यूट्रॉन हमने मारा, मारने के बाद वो जैसे ही हम लोग मारते हैं, इसमें 2 न्यूट्रॉन इकट्ठा होंगे, ऐसा, ये 2 फिर दूसरा 2 पैदा करेंगे, ऐसे 2 पैदा होते ही जाएंगे। मतलब न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर ये भाई साहब है, यहां पे अपसेट स्टार्ट हुआ, अपसेट होना स्टार्ट हुआ, गुस्सा होना स्टार्ट हुआ। अपसेट मतलब ऐसा, आप हम साइंस की लैंग्वेज में ऐसा समझो, वहां से एनर्जी डिके होना स्टार्ट होगा, मतलब यहां पे लिखा है ना डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट। डिसइंटीग्रेट मतलब क्या है, डिसइंटीग्रेट मतलब सिंपल हमारी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो डिसइंटीग्रेट मतलब बिखरना, मतलब वो जो न्यूक्लियस है वो बिखरने लगेगा, ठीक है, और डीके होने लगेगा। क्या लिखा है यहां पे, डीके, डीके मतलब उत्सर्जित होने लगेगा, वेस्ट होने लगेगा, अंदर से एनर्जी बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। अभी देखो कोई भी जगह से एनर्जी बाहर निकलता है तो फिर वो धीरे धीरे खत्म हो ही जाता है ना,
वो खत्म, वो सडन है, एक टाइप का सडन हो जाना, समझो बात। तो धीरे धीरे फिर अनस्टेबल जो है, वो अनस्टेबल ऐसा एटम रहेगा, धीरे 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 उसका बॉडी खत्म होता जाएगा, वो मेटल है वो कम होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा, इतना डीके हो जाएगा कि वो कुछ बचेगा ही नहीं, वहां जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक है, उत्सर्जन होना उसको बोलते हैं, उत्सर्जन होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनस्टेबल एटम आर सेड टू बी रेडियो एक्टिव। अभी देखो बहुत मजे की बात है, ये जो अनस्टेबल हुआ है ना, जिससे उत्सर्जित होता है, जिससे कुछ ना कुछ बिखरता है, कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर निकलता रहता है, और अनस्टेबल एटम आर सेड टू बी रेडियो एक्टिव, उसको रेडियो एक्टिव बोलते हैं, उसी को रेडियो एक्टिव बोलते हैं। ठीक है, सम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर फाउंड इन नेचर एंड सच एज इरिडियम एंड यूरेनियम। कुछ कुछ ऐसे हैं, कुछ कुछ एटम ऐसे हैं, इरिडियम है, सॉरी नॉट इरिडियम, कहां ले, हाँ यस, ये रेडियम, रेडियम और यूरेनियम, ये दोनों ऐसा है कि अपने खुद से ही वो उत्सर्जित होते रहते हैं। इसी के लिए तो हम बोलते हैं ना, इंडिया में ज्यादातर यूरेनियम नहीं मिलता है, इंडिया में यूरेनियम नहीं मिलता है, इसके लिए इंडिया के पास परमाणु बम कम है। रशिया की जमीन में यूरेनियम ज्यादा मिलता है, तो वो लोग परमाणु बम ज्यादा बनाते हैं, सिंपल बात है। अमेरिका के जमीन के अंदर ज्यादा है, इसके लिए वो लोग ज्यादा बनाते हैं। ठीक है, तो सिंपल मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सब चीजें ना, उसको बाहर से बॉम्बार्डिंग करने का जरूरत नहीं है। किसको? रेडियम और यूरेनियम को, रेडियम और यूरेनियम, याद रखो नाम भाई, एकदम सिंपल है भाई, समझ में आ रहा है ना। रेडियम एंड यूरेनियम को बाहर से हमको इलेक्ट्रॉन नहीं फेंकना है, क्योंकि वो नेचर से ही, उसका नेचर ही कैसा है, डिके होना, उसका नेचर ही, उसके अंदर से ही रेडियो एक्टिव किरणें बाहर निकालना है, वो ऑटोमेटिकली निकालेगा। आपके घर में होगा तो आपको कैंसर हो जाएगा, सिंपल बात। अभी दूसरी बात, हम लोग कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना, जमीन के अंदर निकल, साला दिखता तो नहीं है हमको, तो घंटा दिखेगा, वो तो हमको मैंने पहले दूसरे चैप्टर में समझाया कि हम लोग उसको सेंस नहीं कर सकते, रेडिएशन को हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं, हम उसको सुन नहीं सकते हैं, हम उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं, हम लोग उसको स्मेल नहीं कर सकते हैं, उसको हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, इसी की वजह से तो क्या क्या होता है, कभी कभी खाने में भी रेडिएशन हो जाता है, खाने में भी रेडियो एक्टिव चला जाता है। अरे क्यों नहीं, कुछ लोग बोलेंगे उठा क्या बना रहे हैं, खाने में कभी जाता है? यस डेफिनेटली, खाने में भी कभी कभी चला जाता है। लोगों को ऐसा लगे, देखो ये यूरेनियम और रेडियम कहां मिलता है? जमीन में से। तो ये जो सब्जी वगैरह सब बनती है, ठीक है, सब्जी तो वो रिफाइंड होता है, लेकिन कभी कभी मिट्टी में भी कुछ पार्ट होंगे और वो पार्ट हमारे बॉडी में जाएंगे, लेकिन वो पार्ट हमको इतना इफेक्ट नहीं करते हैं, इतना खाने में नहीं आता है, याद रखो। ठीक है, तो वो जो आगे आएगा चैप्टर नंबर 10, 12, 9, 10, 11, उसमें मैं समझाने वाला हूं, लेकिन टेम्पररी आप इतना बात समझो, खाने में हम लोगों को ऐसा नहीं है कि कंपनी के अंदर रेडिएशन हो रहा है वही सोर्स को हम खा लो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा ऐसा कहना है कि आपको सेफ्टी ध्यान रखना पड़ेगा। रेडियम और यूरेनियम वो सेल्फ उत्सर्जित होते हैं, उसको बाहर से न्यूट्रॉन मारने का जरूरत नहीं है, वो पहले से ही अनस्टेबल है, और उसकी वजह से ही उसी में से बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस होता रहता है और महंगा भी है। ओके, अभी यहां पे पीरियोडिक टेबल मैंने बताया है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब चीज है, वो हमारा उसका सेटअप है, ये प्रोटॉन के हिसाब से। और नीचे जो यहां पे लिखा है ना, देखो बीच में है उसका नाम है, ठीक है, ये मैंगनीज है। ठीक है, इसके नीचे सबसे नीचे जो है वो ए नंबर है, सबसे ऊपर है वो जेड नंबर है, जेड इज इक्वल टू 25। अगर मैं आपको कोबाल्ट 60 की मैं बात करूं तो हम लोग कोबाल्ट 60 क्यों बोलते हैं, तो यहां पे ए कोबाल्ट है, देखो ए नंबर, उस सॉरी जेड नंबर जो है उसका 27 है, लेकिन ए नंबर है अप्रोक्सीमेट 60 है, इसके लिए कोबाल्ट 60 बोलते हैं, ऐसे ही हम लोग नहीं बोलते। इरिडियम 192 है, वो यहां पे 77 में बैठा है, तो जेड इज इक्वल टू उसका 77 है, और ए इज इक्वल टू हमारा ये 192 है, इसके लिए तो हम उसको 192 बोलते हैं। ठीक है, यहां पे यूरेनियम भी है, ये सब देख लो। तो सिंपल बात ऐसा है कि रेडियो एक्टिव तत्व जो है वो हम लोगों को उसी का काम है, और उसी को यूज करके हमको रेडियोग्राफी लेना है। ठीक है, इसी के लिए ये बात हम लोग समझ रहे हैं भाई, समझ में आ रहा है ना? अभी मैं स्पीड पकड़ रहा हूं भाई, आगे। ओके,
भाई चैट बॉक्स में डाला करो यार, मेरे को भी कुछ आइडिया है कि भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, अभी बात करते हैं चलो ये सब चीज समझ में आया कि भाई रेडियो एक्टिव क्या है, मतलब रेडिएशन जो है वो कैसे पैदा होता है। समझो इरिडियम है और यूरेनियम है, वो तो नेचुरल है, लेकिन कोबाल्ट 60 है, उसको तुम बाहर से इलेक्ट्रॉन मारना है तब जाके वो उत्सर्जित होगा, तब जाके हम लोगों को वो रेडिएशन आरटी फिल्म के अंदर लेना है, तब जाके हम लोग आरटी फिल्म धो के देख सकते हैं। लेकिन ये कोबाल्ट को हमको पहले तो हिलाना होगा, ठीक है, हिलाना मतलब अनस्टेबल करना होगा, बाहर से हमको न्यूट्रॉन फेंकना होगा, ठीक है। वो सब चीज कौन देता है? इंडिया में हमारा है बीआरसी देता है, ठीक है। इंडिया में जो लोग बीआरसी लेवल 2 है उसी को कैमरा का परमिशन होता है, और वही लोग जनरली आजकल रेडियो ये जो सोर्स है उसको घुमा पाते हैं, और सोर्स को घुमाने के बाद वही उसी के ऊपर जनरली कुछ लोग ऐसा भी करते हैं मार्केट में आजकल कि सोर्स ले लेते हैं फिर रेंट पे दे देते हैं, ऐसा भी करते हैं लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइसोटॉप्स कॉमनली यूज्ड इन रेडियोग्राफी, ये तो भाई अभी तो हमने समझाया है ये सब। वही आइसोटॉप जो है स्टेबल अनस्टेबल, स्टेबल का कुछ काम नहीं है और अनस्टेबल है, वो आइसोटॉप जो है उसको हम रेडियोग्राफी में यूज करते हैं। सच एज इरिडियम 192, कोबाल्ट 60 आर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब हम लोग उसको करते हैं न्यूट्रॉन मार के, ठीक है, इरिडियम 192 को और कोबाल्ट 60 को। ओके, व्हेन अनस्टेबल आइसोटॉप्स डीके और डिस्टिंग्विशिंग teeny particles and travel at the high speed or emit and or energy in form of the wave and give off। मतलब क्या है भाई, हम लोग जब अनस्टेबल जो हमारा आइसोटॉप से अनस्टेबल आइसोटॉप से उसके अंदर हम न्यूट्रॉन मारेंगे तो वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होने के बाद रेडियो एक्टिव डीके होना स्टार्ट होगा, डीके मतलब उत्सर्जित होना स्टार्ट होगा, और वो जो उत्सर्जित होता है उसी का हमको यूज कर लेना है हमारा आरटी फिल्म के अंदर डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए मेटल के अंदर, ठीक है। ओके, डिस्टिंग्विशन, डिसइंटीग्रेटिंग, ठीक है, डिसइंटीग्रेटिंग मतलब उत्सर्जित होना, बिखरना, ठीक है, सिंपल बात। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो एक्सरे जो है वो जब जैसे ही बिखरता है, ऐसा जो आइसोटॉप से अनस्टेबल आइसोटॉप से वो बिखरता है, तो मेरे भाई उसमें से खाली एक्सरे ही नहीं निकलता है, उसमें निकलता है अल्फा पार्टिकल्स, उसमें निकलता है बीटा पार्टिकल्स, उसमें निकलता है न्यूट्रॉन पार्टिकल्स, और उसमें निकलता है गामा रेस, ठीक है। इतने सारे पार्टिकल्स निकलते हैं, और एक एक पार्टिकल को हम समझते हैं कि बाहर जो आया, हमने न्यूट्रॉन मारा तो बाहर जो क्या है, बाहर क्या निकला उसके बारे में। तो अल्फा पार्टिकल्स का पहले बात करते हैं। लार्ज रेडिएशन पार्टिकल, बहुत सारा रेडिएशन पार्टिकल है, वो बहुत रेडिएशन, उसमें क्या है, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन है, उसको अलग कर देता है। एंड स्लो एंड हैवी, स्लो एंड हैवी, स्लो मतलब ये स्लो है, मतलब उसका स्पीड स्लो है, बट हैवी है, बहुत भारी भरकम है। भारी भरकम क्यों है? एक तो 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन का बना हुआ है, ठीक है, इसके लिए वो स्लो है, ठीक है, और हैवी है। हैवी और स्लो इसके लिए है, एक तो वेट ज्यादा है, वेट ज्यादा है तो वो फ्लो होना कम होगा, मतलब उत्सर्जन उसका जो है दूर तक नहीं जा पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Alpha particles ionize the atoms by removing the electron and they pass but they not penetrate deeply। देखो अल्फा पार्टिकल है वो डीपली पेनेट्रेट नहीं कर पाएगा, इसके लिए यहां पे देखो ये है एक सिंपल सा पेपर, ठीक है, ये है एल्यूमिनियम, ठीक है, ये जो है लीड है, और ये है कंक्रीट है, ठीक है। अभी देखो सिंपल बात, ये अल्फा पार्टिकल है, यहां पे अल्फा पार्टिकल यहां से गया तो पेपर को भी मेरे भाई पेनेट्रेट नहीं कर पाया, इसके लिए तो यहां पे लिखा है दे डू नॉट पेनेट्रेट डीपली, पेनेट्रेट नहीं कर पाने वाला है, तो ये तो हमारे लिए काम का नहीं है। हमें तो रेडियो एक्टिव चाहिए जो सबको सब भेद दे, सबका सब जगह पे घुस जाए, वैसा चाहिए। तो ये अल्फा पार्टिकल काम का नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो भले ही लार्ज है, एकदम 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का बना हुआ है, लेकिन वो भेद नहीं पाता है, वो पेनेट्रेट डीप नहीं हो पाता है, तो हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। बीटा पार्टिकल की बात करते हैं। वेरी लाइट एंड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, अभी ये जो है वो इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है, उसका स्पीड हाई है, मैं डेफिनेटली हम लोग मानते हैं इसका स्पीड हाई है, और हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है, वेरी लाइट मतलब एकदम उसका जो वजन है उसमें उल्टा था, अल्फा पार्टिकल में वेट ज्यादा था, लेकिन बीटा पार्टिकल में वेट बहुत कम है, लाइट है, वेरी लाइट एंड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का तो वेट कम है, तो इलेक्ट्रॉन तो जल्दी भागेगा,
ऐसा तो हम लोग जनरली घर में क्या करते हैं, स्विच गिराते हैं तो तुरंत फैन क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि मेरे भाई इलेक्ट्रॉन तुरंत फ्लो होता है, और तुरंत फ्लो होने की वजह से क्विक रिस्पांस मिलता है। तो देखो ना यहाँ पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो डेफिनेटली स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला है। दे आर नॉट आयोनाइजिंग एज अल्फा पार्टिकल, तो आयोनाइज नहीं हो पाएगा। इससे भी कोई ज्यादा से ज्यादा चीज को हम तोड़ नहीं पाएंगे। आयोनाइजेशन होना, आयोनाइजेशन मतलब एक केमिकल रिएक्शन है, ऐसा समझो आप, एक दूसरे के साथ मिल जाना, एक दूसरे को एकदम जैसे कि पानी के अंदर शक्कर डालते हैं तो कैसा मिल जाता है, वैसा। ठीक है, ये क्या लिखा है भाई किसी ने, चिंतन ने, अल्फा बी कम का है, क्रिएटर और सरफेस इंडिकेट यूज ही आता है। सर प्लीज थोड़ा इंग्लिश में लिखिए या हिंदी में थोड़ा लिखिए प्लीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। बीटा पार्टिकल भी मेरे भाई काम का नहीं है, वो तो इलेक्ट्रॉन का बना है, वो आयोनाइज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये भी काम का नहीं है। वैसे भी यहां पे देखो, बीटा पार्टिकल यहां से गया गया गया, और जाने के बाद ये देखो पेपर उसने भेद दिया, लेकिन वो एल्यूमिनियम को नहीं भेद पाया। सिंपल बात है, सबको साथ में एक ही साथ में रखा है, एक को पेपर रखा है, एक एल्यूमिनियम रखा है, एक लीड रखा है, एक कंक्रीट रखा है। ठीक है, सबका सेम थिकनेस रखा है। अगर मैं आपको यह बोलूं कि अल्फा पार्टिकल कुछ काम का नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा पेनेट्रेट नहीं हो पाएगा, और उसका वेट भी ज्यादा है और हैवी भी है, लेकिन बीटा पार्टिकल हैवी नहीं है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, तो वो भी ज्यादातर भेद नहीं पाएगा। और एक गामा, गामा की बात करते हैं अभी। गामा जो है, गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव। अभी देखो ये वेव्स है, ये जो है वो वेव्स के रूप में है, एंड नॉट अ पार्टिकल, पार्टिकल लाइक अल्फा एंड बीटा। ये पार्टिकल नहीं है, ये पार्टिकल नहीं है, ये तो वेव्स है। ओनली गामा रेज आर यूजफुल फॉर आरटी। तो हम लोगों को गामा रेज का यूज करके आरटी करना है, तो ये भाई काम का चीज है। जैसे ही हमने एक न्यूक्लियस है, उसमें हमने एक आइसोटॉप्स है, उसके अंदर न्यूट्रॉन हमने फेंका, तो न्यूट्रॉन फेंकने के बाद इसमें से अल्फा निकला, बीटा निकला, गामा निकला, न्यूट्रॉन निकला, और ये सब चीज निकला। इसमें अल्फा जो है, हमको तो रेडिएशन का काम है, हम लोग रेडियोग्राफी टेस्टिंग का लेवल 2 एंड लेवल 3 कर रहे हैं, तो हम लोगों को ये अल्फा भी काम का नहीं है, क्योंकि हमको तो रेडियो, हाँ अल्फा काम का है, दूसरे प्रोसेस के लिए काम का है, लेकिन यहां पे हमारी प्रोसेस के लिए कोई काम का नहीं है। बीटा भी हमारी प्रोसेस के लिए काम का नहीं है, लेकिन गामा है, गामा रेज बहुत काम का है, इसके लिए लिखा है ओनली गामा रेज आर यूजफुल फॉर आरटी। तो इसी काम को यूज करना है। वो जो निकला है ना उसका, न्यूट्रॉन है, वो क्या है, यहां पे लिखा है न्यूट्रॉन पार्टिकल। न्यूट्रॉन रेडिएशन हैज अ पर्टिकुलर पेनेट्रेटिंग क्वालिटी, ये सबसे ज्यादा पेनेट्रेटिंग पावर है। तो परमाणु बम है, इसमें किसका यूज होगा, न्यूट्रॉन का यूज होगा। क्यों? क्योंकि देखो वो तो सबका सब चीर डालता है, खलास खली बली, कोई आग अगल बगल में कौन है क्या है कुछ पता नहीं, ये तो सबको चीर, पेपर को भी चीर डाला उसने, एल्यूमिनियम को भी चीर डाला, लीड को भी चीर डाला उसने, और कंक्रीट को भी वो थोड़ा बहुत चीर डालेगा, याद रखो। इसके लिए ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए तो एक काम का नहीं है ये भी, क्योंकि हमें तो रेडिएशन चाहिए। ओके, न्यूट्रॉन रेडिएशन हैव अ पर्टिकुलर पेनेट्रेटिंग क्वालिटी, इट इज penetrate many heavy element with easily and absorb the readily by many lighter element। और दूसरा अगल बगल का लाइटर एलिमेंट है उसको भी एब्जॉर्ब करता जाएगा, और पर्टिकुलरली हाइड्रोजन को भी वो घुसा देगा। और दिस क्वालिटी जस्ट रिवर्स ऑफ एक्सरे एंड गामा रेज। गामा रेज और एक्सरे से इसका एकदम उलट क्वालिटी है उसका। तो इसको अभी मत समझो, बाकी आगे आएगा तो मैं डेप्थ में समझाएगा। बाकी हमारा काम है एक गामा रेस को आगे पीछे करना, गामा रेस को हमको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो मेरे भाई क्यूरी है, मैडम जो क्यूरी है उसी से नाम से हम लोग इसको मेजर करते हैं, क्योंकि क्यूरी जो है उतना संशोधन किया, उसको नोबेल फिजिक्स में सबसे पहला आई थिंक नोबेल पुरस्कार मिला, और उसने ये रेडिएशन का शोध किया, और उसी की वजह से आजकल हम लोग इतना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ पाए। वो पोलैंड की थी, ठीक है, एक्चुअली बेसिकली वो इंग्लैंड की थी, लेकिन उसने पोलैंड का वहां से उसने नेशनलिटी लिया, और वहां पे अभी भी उसका घर है। ठीक है, आप देख जाने के लिए अगर पोलैंड जाएंगे तो आपको वहां पे उसका घर भी अभी वैसा का वैसा अभी रखा हुआ दिखेगा। आगे बढ़ते हैं खलीज। मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, मेजरमेंट कैसे करेंगे? ठीक है, द बेसिक यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल इज क्यूरी एंड बैकवेरल। बैकवेरल भी है उसका, बैकवेरल भी एक साइंटिस्ट ही है, उसी ने भी बहुत सारा इसमें योगदान दिया, इसके लिए उसके नाम से भी जाने देते हैं, उसके नाम से भी कर लेते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। व्हेन 37 बिलियन मतलब 37 into 10 raised to 9 of its atom distinguishing in 1 second is called 1 curie। अभी समझो ये 37 into 10 raised to 9 इतना सारा एटम का डिसइंटीग्रेट होगा 1 सेकंड के अंदर, तब तो इतना बड़ा लिखने में कितना कांड हो जाएगा। तो इसी को हम लोग 1 क्यूरी बोल देते हैं ना, 1 क्यूरी। देखो इसी की वजह से ये छोटा उसको बना देते हैं, इतना सारा बोलने में भी हमको, लिखने में भी बहुत दिक्कत, बोलने में भी दिक्कत, तो इसी को हम लोग बोलते हैं 37 बिलियन 37 इंटू 10⁹ ऑफ इट्स एटम डिसइंटीग्रेट मतलब उत्सर्जित होना 1 सेकंड के अंदर इतना सारा उत्सर्जित हो जाता है, तो हम लोग उसको बोलेंगे 1 क्यूरी, 1 CU। ठीक है, अगर हम लोग उससे भी छोटे में जाए तो हम लोग यहां पे ऐसा लिख सकते हैं 1 बैकबैरल इज इक्वल टू 0.27 इंटू 10⁻⁻10 क्यूरी, इतना डेप्थ में। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल, व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स हैज अ 148 बिलियन डिस्टिंग्विशन पर सेकंड। तो 148 बिलियन जो है तो इससे 1 क्यूरी बनता है। ये 37 इंटू 10⁹ से मतलब ये अदरवाइज ऐसा समझो 37 बिलियन इज इक्वल टू 1 क्यूरी, तो हम लोगों को 148 से कितना क्यूरी, तो आपको आंसर मिलेगा 4। ठीक है, तो ऐसा आप अभी कैलकुलेशन आपके हिसाब से कर लेने का। आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटी, क्योंकि ये सब चीज है ना बाकी रह जाएगा, हम लोग कैलकुलेशन में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना, ये छोटी बात नहीं है, ये क्यूरी है, उसी के ऊपर से हम लोग बोलते हैं ना ऑफिस के अंदर कि आप कितने का कैमरा लेके आए, तो हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं, हम लोग जनरली है 37 बिलियन का कैमरा लेके आए हैं, 37 इंटू 5 जो है उतना कैमरा लेके आए, ऐसा नहीं बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, 10 क्यूरी का कैमरा लेके आए, 5 क्यूरी का, 30 क्यूरी का, 50 क्यूरी का, 80 क्यूरी का। तो ये क्यूरी मेरे भाई है क्या, तो वो जो है एटम्स के अंदर से उत्सर्जित जो होता है 1 सेकंड के अंदर, उसी को बोलते हैं क्यूरी। 37 बिलियन से भी ज्यादा अगर होता है तो उसके हिसाब से क्यूरी डिसाइड होता है। मतलब उत्सर्जन समझो कितना होता है, 1 न्यूट्रॉन मारने से पूरा सबकी बैंड बजा देता है, पूरा कंपनी का काम भी बंद करवा सकता है। पता है ना, लोग बोलते हैं ना आज तो मैं 80 क्यूरी का कैमरा लेके आया, 80 क्यूरी मतलब भाई बहुत है, बहुत है। आपको तो बहुत डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और ऐसा है तो कभी कभी कुछ लोग है ना सेफ्टी में थोड़ा वायोलेशन करते हैं, अरे यार क्या है, तुम ग्राइंडिंग मारते रहो ना, कुछ घंटा भी यहाँ पे आता नहीं है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो वहां पे बहुत सारा आता रहेगा। ओके, यहाँ पे गलती है, 27 ही आएगा, ये 27 है, गलती नहीं है, एकदम 27 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आज डिस्कस अगेन करेंगे स्पेसिफिक एक्टिविटी का। स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सोर्स इज एक्टिविटी इन क्यूरी पर ग्राम। स्पेसिफिक एक्टिविटी, अभी मेरे को ये बोलो, ये हमको समझ में आया कि भाई जो क्यूरी है वो 37 बिलियन जितना वो प्रोड्यूस होगा 1 सेकंड के अंदर, तब उसको हम लोग 1 क्यूरी बोलेंगे, उतना उत्सर्जित होता है। तब हम लोगों को स्पेसिफिक एक्टिविटी को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सोर्स इज द एक्टिविटी इज क्यूरी पर ग्राम। अगर हम पर ग्राम कितना उत्सर्जित हो जाता है वो फाइंड कर ले तो मजा आ जाएगा ना। तो इसी की वजह से इफ द 4 ग्राम ऑफ कोबाल्ट 60 हैज एक्टिविटी 100 क्यूरी, अगर 100 क्यूरी 4 ग्राम के अंदर है तो 1 ग्राम कितना उत्सर्जित करता है, 100 डिवाइड बाय 4, तो उसका मतलब है 25 क्यूरी। वो 1 ग्राम से 25 क्यूरी जितना उत्सर्जन करता है मेरे भाई, 25 क्यूरी जितना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक एग्जांपल दिया है, व्हाट इज द स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग, 3 ग्राम ऑफ द आइसोटोप इज एक्टिविटी 2000 क्यूरी, तो 2000 डिवाइड बाय 3 करो तो आपको मिलेगा 6.66666 ऐसा मिलेगा। आप कैलकुलेटर करना है तो कर लो। तो इतना क्यूरी पर ग्राम स्पेसिफिक एक्टिविटी हुआ। तो देखो भाई, पहले तो कितना उत्सर्जन होता है, न्यूट्रॉन मारा,
न्यूट्रॉन मारने के बाद बहुत सारा उत्सर्जन हुआ, 37 इंटू 10⁹ जितना उत्सर्जन हुआ, तो उसको हमको 1 क्यूरी बोलना है। और ऐसे उत्सर्जन जो है वो हम पर ग्राम में मेजर कर ले तो उसको बोलते हैं क्यूरी पर ग्राम। तो 1 ग्राम अगर आपके पास मटेरियल है, 1 ग्राम है आपके पास कोबाल्ट 60, तो वो कितना उत्सर्जन करता है वो आपको पता चल जाएगा। तो इसी के हिसाब से कैलकुलेट होता है। यहां पे लिखा है 3 ग्राम ऑफ आइसोट्रॉप, आपके पास 3 ग्राम का वेट वाला है, तो विद एक्टिविटी उसका 2000 क्यूरी है। अगर वो 2000 क्यूरी का है तो पर ग्राम आपको कितना क्यूरी मिलेगा, वो 2000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, अभी खली बली हमें उसमें पढ़ना नहीं है ज्यादातर, हम लोग आगे बढ़ते हैं हाफ लाइफ के ऊपर। ठीक है, हाफ लाइफ, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं भाई। अभी देखो बस ये लास्ट ही टॉपिक बचा है, ठीक है, ये पेज के बाद खत्म, नया कुछ नहीं है, डोंट वरी। मैं आशा करता हूं आपको भाई यहाँ पे मजा आ रहा होगा, बाकी हम लोग सब चीज कर सकते हैं। ओके, हम लोग में इसका करेक्शन करेगा। एक बैकवेरल रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेट पर सेकंड 37 बिलियन इंटू 10⁻⁻10। ओके, नो प्रॉब्लम, यस आई विल करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाफ लाइफ, द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटॉप्स is the time taken 1.5 of the atom to the decay or disintegrate। ओके, हाफ लाइफ मतलब है क्या? तो मेरे भाई आपके पास समझो 10 क्यूरी का सोर्स है, मतलब 1 ग्राम में 10 क्यूरी जनरेट हो रहा है, ठीक है, आप समझो। लेकिन वो आपके पास समझो 1 ग्राम है, वो कहां तक टिकेगा? वो तो उत्सर्जित होता रहता है, उत्सर्जित डीके होता रहता है। डीके होना या तो डिसइंटीग्रेट होना मतलब कि वो कम होता रहता है, वो उत्सर्जित होता रहता है, उसका मतलब उसका वेट कम होता जाएगा। तो ऐसा कौन से टाइम में वो आधा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। तो वो हम लोगों को फाइंड करना है। अगर समझो आपके पास है कोबाल्ट 60 1 किलो है, समझो 1 केजी है, सिंपल बात, 1 केजी आपके पास है, तो वो 5.3 ईयर के बाद ऑटोमेटिकली ही वो 500 ग्राम बन जाएगा, 500 ग्राम हो जाएगा, या 0.5 केजी बन जाएगा, आधा हो जाएगा। क्यों? वो आप भले ही उसको यूज करेंगे या नहीं करेंगे, खाली बोली आप छोड़ दो, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही पड़ा है तो वो ऑटोमेटिकली आधा होने वाला है, वो उत्सर्जित होता ही रहता है, वो कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। हम लोग ऐसा सोचेंगे हम कैसे भी करके उसको स्ट्रॉन्ग चीज से बांध देते हैं, उसको जकड़ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जकड़ो या ना जकड़ो वो आधा होने ही वाला है, तो उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। तो ऐसा सभी का हाफ लाइफ होता है, जैसे कि रेडियम 226, मतलब आ रहे उसको हम लोग 226 बोलते हैं, उसका हाफ लाइफ है 1620। समझो आपके पास 1 केजी है, तो 1620 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली आधा केजी हो जाएगा। आप यूज करेंगे या नहीं करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सीजियम 137 वो 30 साल के बाद वो हाफ हो जाएगा, आप भले ही यूज करो या ना करो। कोबाल्ट 60 है, भले ही आपके पास अभी कोई कितना भी कोबाल्ट 60 हो, लेकिन उसका हाफ लाइफ 5.3 ईयर है, इसका मतलब 5.3 ईयर के बाद वो आधा हो ही जाएगा। आज आप मेरे पास 10 क्यूरी का एक सोर्स लेके आए, लेकिन आपने 5 साल और 3 मंथ तक चलाया वो सोर्स को, तो ऑटोमेटिकली वो 10 क्यूरी का कितना बन जाएगा? 5 क्यूरी बन जाएगा। ठीक है, समझे बात? भाई बात एकदम सिंपल है, पानी की तरफ साफ है। भाई समझ में आ रहा है? प्लीज चैट बॉक्स में डालिए भाई। ओके, अभी मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। आपके पास 1 क्यूरी है, 1 क्यूरी है, ठीक है, 1 क्यूरी, आपके पास 1 क्यूरी है, तो वो डीके होता जाएगा, डीके होता जाएगा, डीके होता जाएगा, मतलब उत्सर्जित होता जाएगा, उत्सर्जित। 1 क्यूरी का आप अगर कोबाल्ट 60 है तो 5.3 ईयर के बाद वो आधा क्यूरी हो जाएगा। ठीक है, ओके, किसी ने लिखा वू डिसाइड फुल लाइफ। तो मेरे भाई फुल लाइफ ऐसा कुछ होता नहीं है, हाफ लाइफ होता है। फुल लाइफ तो हम ये यहाँ पे फिक्स ही है, ये टेक्निकली प्रूव हुआ है, और ये टेक्निकली कैसे प्रूव होता है आगे उस इक्वेशन सब चीज आ रहा है, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं, मैं आपको समझाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाफ लाइफ
of the isotope is the time is taken the half of the atom. एटम आधा हो जाएगा कैसे? डीके होने से या डिसइंटीग्रेट होने से। डिसइंटीग्रेट अभी आपको समझना नहीं है तो छोड़ दो, लेकिन डीके खाली समझो। तो क्या लिखा है? हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटॉप्स इज द टाइम इज टेकन हाफ ऑफ द एटम। एटम हाफ होने में जितना भी टाइम लगता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। सम आइसोटॉप्स डीके रैपिडली। कुछ कुछ आइसोटॉप्स ऐसे होते हैं वो जल्दी से उत्सर्जित होते हैं, बहुत फास्ट उत्सर्जित होते हैं। देखो ये इरिडियम 192 है, उसका हाफ लाइफ कितना है? 75 डेज में आधा हो जाएगा वो। समझे बात? इसके लिए सम आइसोटॉप्स डीके मतलब उत्सर्जित होते हैं रैपिडली। इसका शॉर्ट हाफ लाइफ होता है, एकदम शॉर्ट। देखो 75 डेज का ही है, ठीक है। Therefore, they have a high specific activity. तो स्पेसिफिक एक्टिविटी डेफिनेटली उसका हाई होने वाला है ना। स्पेसिफिक एक्टिविटी मतलब हमने आगे समझा, ये जो से स्पेसिफिक एक्टिविटी यहां पे हमने क्लियर समझा कि कितने ग्राम में कितना होना है। स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सोर्स इज द एक्टिविटी ऑफ क्यूरी पर ग्राम। पर ग्राम कितना वो उत्सर्जित करता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी। अगर जो लोग शॉर्ट हाफ लाइफ होगा therefore they have a high specific activity, मतलब बहुत ज्यादा उत्सर्जित होगा पर ग्राम में ज्यादा उत्सर्जित होगा, इसकी वजह से हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी होगा, ठीक है उसका। अदर आइसोटॉप्स डीके स्लोली, तो इसका लॉन्ग लाइफ होगा। देखो धीरे धीरे, ये तो देखो रेडियम जो है उसका कितना हाफ लाइफ है? 1620 ईयर है। आप लगे रहो मुन्ना भाई जैसा, लगे ही रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास है तो आप पैसे वाले गिने जाएंगे, क्योंकि आपका पीढ़ी दर पीढ़ी इसी में से चलता रहेगा। समझे बात? ओके आगे बढ़ते हैं। एंड हैव अ लो स्पेसिफिक एक्टिविटी। देखो अदर आइसोटॉप्स डीके स्लोली वो उत्सर्जित होता रहता है, तो उसी के वजह से उसका लो स्पेसिफिक एक्टिविटी है। एवरी आइसोटॉप्स हैज इट्स ओवन पर्टिकुलर हाफ लाइफ रेंजिंग फ्रॉम द माइक्रोसेकंड टू ईयर। किसी ने लिखा ना हाफ लाइफ कौन डिसाइड करता है ऐसा, तो यहां पे क्या लिखा है? एवरी आइसोटॉप्स हैज इट्स ओवन पर्टिकुलर हाफ लाइफ। सभी का अपना अपना हाफ लाइफ है मेरे भाई। ये तो साइंटिफिकली ऑटोमेटिकली कुदरती ऐसा है, और ये नेचर ही ऐसा उसका है कि हमारा नेचर है ना, हमारा नेचर क्या है कि एवरी साल बाय साल हम लोग बड़े होते जाते एज में, और कुछ साल के बाद हम लोग भी एक्सपायर हो जाते हैं। समझे बात? तो हम लोगों का हाफ लाइफ, अगर इंडियन रेंज की मैं बात करूं तो इंडिया का एवरेज जो है 68 ईयर का है, ठीक है। अप्रोक्स में मैं बोलूं कि बहुत सारे लोगों को, अगर आप इंडिया का पीपल है उसका एवरेज करेंगे तो सब लोग 68 ईयर जीते हैं, पता है 68 ईयर। तो उसका हाफ लाइफ कितना हुआ? हाफ लाइफ उसका आधा है, वो उसका हाफ लाइफ हुआ, ठीक है, उसमें वो आधा हो जाएगा। ओके अभी जापानीज का है वो 100 या 98 ईयर है, या तो 98 ईयर है, वो इतने साल जीते हैं, ठीक है। वो ये उसका फुल लाइफ है इतना। कोई भी आदमी एवरेजली 98 ईयर जीता है तो उसका फुल लाइफ है। और हाफ लाइफ इसका मतलब इसका 100 का आधा करो तो 50 ईयर, तो 50 ईयर उसका हाफ लाइफ है। 50 ईयर हो गया तो उसका आधा जिंदगी खत्म हो गया। समझे बात? लाइफ के साथ कंपेयर करो तो हाफ लाइफ आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग समझो 100 साल जीने वाले हैं, तो हम लोग अगर हमारा हाफ लाइफ हम 50 साल जी लेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा हाफ लाइफ है वो 50 साल। हमने आधा जिंदगी जी लिया, हमने आधा काम कर लिया, हमने आधा लाइफ कंप्लीटली सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो हमारा हाफ लाइफ 50। देखो भाई कोई जानता नहीं है कौन कब एक्सपायर होगा, ठीक है, लेकिन आपको एग्जांपल देने के लिए ये समझा रहा हूं। बाकी इंडियन का एवरेज लिविंग एज जो है 68 ईयर है, तो 68 डिवाइड बाय आप 2 करेंगे तो इंडियन पीपल का हमको हाफ लाइफ मिलेगा। कोई लिख सकता है कितना हो सकता है ये चैट बॉक्स में? इंडियन पीपल का हाफ लाइफ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि फुल लाइफ उसका 68 ईयर एवरेज है, तो 34 ईयर जो है, किसी ने लिखा है 34 ईयर उसका हाफ लाइफ हुआ। जो भी बंदा 34 ईयर जी लिया उसको बोलते हैं हम लोगों ने आधा जिंदगी जी लिया। तो ऐसा ही आइसोटॉप्स के अंदर होता है, ऐसा ही रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के अंदर होता है कि भाई साहब क्या होता है कि जो भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है वो कितने साल के बाद आधा वो जी लेगा, मतलब आधा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एवरी आइसोटॉप हैज अ ओवन पर्टिकुलर हाफ लाइफ रेंजिंग फ्रॉम द माइक्रो सेकंड टू ईयर।
तो यहाँ पे एक हाफ लाइफ ऑफ द सम ऑफ द कॉमन रेडियो आइसोटॉप्स आर फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ हाफ लाइफ यहाँ पे दिखाया है। रेडियम का है हाफ लाइफ 1620 है, सीजियम का है हमारा 30 ईयर है, और कोबाल्ट 60 का है वो 5.3 ईयर है, और थुलियम का हाफ लाइफ 130 ईयर है, और इरिडियम का लाइफ है 75 ईयर। ये टेक्निकली साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। तो ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि यार ये कौन डिसाइड, ये तो भाई ऑलरेडी डिसाइड ही होके आता है, सिंपल बात। आशा करता हूं आपको ये सब चीज समझ में आया होगा। दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। इरिडियम 192 का ये चार्ट है। अभी इरिडियम 192 का जो है 192 का हाफ लाइफ कितना है 75 डेज। क्लियर बात है ना, यहाँ पे 75 डेज है उसका हाफ लाइफ। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसका हाफ लाइफ है 75 डेज का है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्यूरी है, ठीक है, यहाँ पे डेज है। अभी मेरे पास 50 क्यूरी आज है, समझो आज मेरे पास 50 क्यूरी है, आज मेरे पास 50 क्यूरी इरिडियम 192 है। अभी 75 डेज, तो ये डेज का लाइन है, ठीक है, तो यहां पे 75 डेज पड़ेगा। यहां पे 75 डेज पड़ेगा, ये 75 डेज होगा, ये 75 डेज। तो उस टाइम पे हाफ लाइफ कितना हो गया उसका 25 साल। देखो 50 साल था पहले 50 साल था उसका, लेकिन 75 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली 25 हो गया। अभी देखो 75 और कम करो, क्योंकि यहां पे अभी क्या है, अभी मेरे पास कितना क्यूरी है 25 क्यूरी। पहले 50 क्यूरी था, 75 दिन के बाद हमने चेक किया तो 25 क्यूरी हो गया, और 75 देर उसमें कम करो, और 75 डेज इसमें कम करेंगे तो 75 बिन तो 150, तो यहां पे होगा, यहां पे। तो अगर यहां पे हम लोग मेजर करेंगे तो यहां पे अप्रोक्सीमेटली 25 डिवाइड बाई 2 मतलब 12 दूने 24 और 25 12.5, तो यहां पे शायद आपको 12.5 मिल जाएगा। समझे बात। तो अभी कितना क्यूरी बचा मेरे पास, और 75 मतलब 150 दिन के बाद मेरे पास बचा 12.5 क्यूरी। वो है ही पहले से बड़ा, ठीक है, 12.5 क्यूरी। अगर मैं और 75 डेज इसमें ऐड करूं तो 150 प्लस 75 कितना हुआ 225। तो यहां पे हुआ शायद, एक मिनट, यहां पे, तो यहां पे क्यूरी कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 12.5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 6.25। तो यहां पे बनेगा 6.25। ऐसा चलता ही रहेगा भाई, बात समझो, सिंपल है, नया कोई इसमें रॉकेट नहीं है। 75 डेज आप ऐड करते जाओ, और उसके हिसाब से आपके पास पहले 50 क्यूरी था, उसके बाद 25 क्यूरी हो गया, इसके बाद 12.5 क्यूरी हो गया, इसके बाद यहां पे आपके पास 6.25 क्यूरी हो गया। इसका ऐसा क्यों होने लगा, ऐसा क्यों होने लगा, जैसे ही डेज बढ़ते जाते हैं तो उसका 175 डेज जो था, सॉरी खाली 75 डेज है, वो उसका हाफ लाइफ है, उसी की वजह से ऐसा हुआ है। किसका, इरिडियम 192 का। तो इसी को बोलते हैं हाफ लाइफ। अभी यहां पे मैं सेशन को क्लोज करता हूं। ये उसका डीके चार्ट दिया गया है इरिडियम 192 का। समझो यहाँ पे डेज दिया गया है, यहाँ पे डीके फैक्टर दिया गया है, यहाँ पे क्यूरी दिया गया है। पहले ही दिन आपके पास 50 क्यूरी था, तो धीरे धीरे कम होता गया, कम होता गया, तो कितना क्यूरी फिर बचता है, वो सब चीज यहां से लेके फिर यहां से लेके यहां से ऐसा करके एक चार्ट बनाया गया है। नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फंडा समझो, बात क्लियर। ये चार्ट भी आपको देखने का जरूरत नहीं है। ओके, ये है कोबाल्ट 60 का, वो था इरिडियम 192 का, ये है कोबाल्ट 60 का चार्ट, ठीक है। ओके, अभी यहां पे एक सूत्र लिखाया गया है IT, मतलब T जो है रेडियो एक्टिव इन क्यूरी आफ्टर गिवन ड्यूरेशन इज इक्वल टू I0 डिवाइड बाय 2 इंटू अपर में डेज डिवाइड बाय हाफ लाइफ, ऐसा सूत्र है। तो आप इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो वो ही वही सेम होगा, नया कोई रॉकेट नहीं है। यहाँ पे मैं चैप्टर को क्लोज करता हूं। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो का जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए तो ये दीपेश पटेल को आप ले लीजिए, ये उसका व्हाट्सएप नंबर है, गूगल पे है, फोन पे है, सब चीज इसी में है।
आप लोग 499 में, आपको अभी तक मैंने बहुत सारे सेशन किए हैं, सबका सब सेशन आपको यहां से मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ये मेरा मुंडी भी दिखेगा उसमें, मैं कैसे बात कर रहा हूं वो भी उसमें दिखेगा, और यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं प्लेट जो दिखा रहा हूं वो भी आपको वहां पे दिखेगा। आपको अगर रिकॉर्डिंग चाहिए तो लाइफ टाइम मेंबरशिप है, एक ही बार पेमेंट है, लाइफ में मैंने वैसे बहुत सारे 200 सेशन तक कर चुका हूं, तो 200 सेशन का रिकॉर्डिंग मिलता रहेगा, आपको मिल ही गया, अभी जीमेल ड्राइव में आपको मिल जाएगा, और आने वाले समय में जितना भी मैं रिकॉर्डिंग करेगा वो सब का सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे जीमेल ड्राइव के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। तो आपको अगर लाइफ टाइम मेंबरशिप लेना है, लाइफ टाइम मेंबरशिप वन टाइम पेमेंट है, लाइफ टाइम मेंबरशिप, ठीक है, लेना है तो आप ले सकता है। अब अभी मैं थोड़ा ओपन करता हूं, और जिसको भी कोई डाउट है वो पूछ सकता है, और डाउट हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, और आशा करता हूं आपको बहुत सारा चीज समझ में आया होगा, और आपने भी आपका वैल्यूएबल टाइम दिया। धन्यवाद करता हूं कि आपने भी आपका एक वैल्यूएबल टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।